गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं फिर हाजिर हूं एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी को लेकर। और आज हम चैप्टर एक नया स्टार्ट कर रहे थे। पीछे का एक वीडियो इसका कंप्लीट हो गया था। हम बात कर रहे थे संविधान सभा की। कुछ बातें हमने संविधान सभा की पहले की और उसके निर्माण की प्रक्रिया को हमने समझा कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसको हमने पहले वीडियो में समझा। देखो, संविधान सभा का निर्माण, इतिहास और निर्माण की बात हमने की, लेकिन आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सुबह सुबह कि संविधान जो सभा थी उसका कामकाज कैसे रहा, कैसे उसने काम किया। संविधान सभा का निर्माण हो गया, हमने उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पढ़ लिया, लेकिन आज पढ़ेंगे कि मोटा मोट संविधान सभा ने किस प्रकार कार्य किया था। तो देखो, ध्यान से समझना, पेन कॉपी उठा लो आप। इसमें काफी जो डेटा है वो महत्वपूर्ण डेटा है, वो लिखने भी पड़ेंगे आपको, कुछ में रट्टा भी मारना पड़ेगा। तो पेन कॉपी उठाओ और फटाफट चैप्टर, मैंने कोशिश की है कि एम लक्ष्मीकांत से कुछ अलावा भी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेकार की आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से देखते हैं। शुरुआत में हमारा चैप्टर है, एम लक्ष्मीकांत का दूसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण, और आज का जो टॉपिक है उसमें संविधान सभा का इतिहास और निर्माण के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी को आगे हम रिपीट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं उसको। तो देखो, पहले संविधान सभा के जो काम है, संविधान सभा की कुछ सामान्य सी जानकारी मैं आपको बता दूं जो आपको याद होनी चाहिए। संविधान सभा की जानकारी क्या क्या है, ध्यान से देखना। आप एक एक स्क्रीन पे देखते जाना, आप लिखना संविधान सभा का निर्माण। बच्चे बचपन से ही, मैं जब स्कूल में देखता हूं तो बच्चे 5 साल के बच्चों को पता होता है। मैं पूछता हूं, बच्चा संविधान का निर्माण में कितना समय लगा? बच्चों को पता नहीं होता। मैंने कहा 2 वर्ष, फिर 11 माह 18 दिन, पक्का याद होता है। ये स्टार्ट कर। तो संविधान का निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। डेट कितनी थी? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हो गया। तब इसके कुल 22 भाग, 395 और 8 अनुसूचियां थी। ध्यान से देखना, कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद, मान लो 12 अनुसूचियों की संख्या बढ़ी, भागों की संख्या भी बढ़ी, जिसको आगे हम डिटेल से हम समझेंगे। इसके निर्माण में कुल 64 लाख रुपए लगे। देखो, कई बार चर्चा होती है, एम लक्ष्मीकांत बुक्स में भी ये चर्चा की गई है कि यार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो समय लगा वो काफी लंबा समय था। ऐसा क्या वजह थी कि भारत के संविधान को बनाने में इतना समय लगा? तो कुछ विवाद होते हैं। जैसे अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है और इसमें 4 माह में कंप्लीट हुआ। ध्यान रखना बात को। अमेरिका के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिका का बड़ा, उसमें मात्र 4 आर्टिकल है और उसको बनाने में मात्र 4 महीने का समय लगा। इसके बाद में कनाडा की बात करें तो कनाडा में 147 अनुच्छेद है और इसको बनाने में लगभग 2 वर्ष और 6 माह का समय लगा। 2 वर्ष और 6 माह का समय लगा। इसके बाद में बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के जो अनुच्छेद संविधान है उसमें 128 अनुच्छेद है और उसको बनाने में लगभग 9 वर्ष का समय लगा। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया का संविधान में बहुत ज्यादा समय लगा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का में 153 अनुच्छेद है और उसको बनाने में 1 साल लगा। तो कहने का मतलब है कि यदि ऑस्ट्रेलिया जैसे संविधान की बात करूं जिसमें 128 अनुच्छेद है, लेकिन बनने में उसकी बात करें 1891 से लेकर 1900 के बीच में 9 साल का जो समय था वो लगा। तो भाई साहब, यहां बात करें तो 64 लाख रुपए और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 395 अनुच्छेद बने तो इसके विश्लेषण इसमें किताब में किया गया है कि इसमें ज्यादा समय लगा, खर्चा ज्यादा किया गया, वगैरह वगैरह बात है। लेकिन हमने दूसरे संविधानों की चर्चा की हमने की, तो उसको देखकर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखकर तो कहा जा सकता है कि वो ज्यादा समय नहीं लगा। 9 साल का समय ऑस्ट्रेलिया के संविधान में लगा, जिनका मात्र आर्टिकल आपके 128 है। 128 आर्टिकल में यदि 9 साल लग सकता है तो फिर तो अपना संविधान 395 अनुच्छेद है, तो उसका तो देखना ही। तो कुछ बातें हमने सीखी। इसके अलावा देखो, बंटवारे के बाद कुल सदस्यों की संख्या 389 पहले जो थी, उनमें से भारत में कितनी रह गई? 299। ध्यान रखना, 299। और 299 में से 229 चुने हुए थे, अर्थात राज्यों से संबंधित थे, और 70 मनोनीत थे, अर्थात जो रियासतें थी उनसे संबंधित थे। इनके बारे में मैं बताऊंगा 229 कहां से थे। जिसमें से कुल महिला सदस्यों की बात करें तो भारतीय संविधान सभा में, याद रख लेना डेटा को, 15 महिला सदस्य थे। और अनुसूचित जाति की, एससी की बात करें तो 26 सदस्य थे, और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 33 सदस्य थे। याद रखना, ये कई बार सवाल आया हुआ 15 वाला कि संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थे।
15 सदस्य थे। राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान के लिए अलग से वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार 12 सदस्य जो थे वो राजस्थान से थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको देख लेना आप, राजस्थान में कौन कौन सा सदस्य कहां कहां से आए और टोटल सदस्य कितने हुए। तो 15 महिला सदस्य, 26 अनुसूचित एससी के सदस्य और 33 है वो एसटी के सदस्य संविधान सभा में थे। और बात करते हैं संविधान सभा की बैठकें जो हुई वो कुल बैठकें कितनी हुई, 11 बैठकें हुई, जिसको मैं आगे बताऊंगा कब कब हुई। 11 बैठकें हुई, टोटल बैठकें कितनी हुई, 11। इसके अलावा 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत हुआ, संविधान बढ़कर तैयार हुआ, तो कुछ उस समय आर्टिकल लग गए और कुछ 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए बाकी के आर्टिकल 26 जनवरी से लागू हुए। देखो ध्यान से समझना, 26 नवंबर को कुछ आर्टिकल, संविधान बन गया अपना 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय कुछ संविधान के कुछ आर्टिकल लागू हो गए। बाकी 26 जनवरी 1930 से हम मनाते आ रहे थे स्वतंत्रता दिवस, इसलिए उस दिवस को यादगार बनाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। देखो 26 जनवरी की कहानी, 26 जनवरी 1930 से ही भारत में स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो 26 जनवरी 1930 से ही स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। अब स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाने लग गए, 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया, तो फिर भाई 26 जनवरी को यादगार बनाना है, तो इसलिए संविधान को कब लागू करना था, 26 जनवरी को। तो 26 नवंबर को कुछ आर्टिकल लागू हो गए, बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। तो 26 नवंबर को कौन कौन से आर्टिकल लागू हुए, देखो एक आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 5 से लेकर 9 तक के आर्टिकल, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, ये सारे आर्टिकल जो थे, काउंटिंग करके बता दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 आर्टिकल है वो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। बाकी के आर्टिकल 395 अनुच्छेदों में से 380 जो आर्टिकल है वो 26 जनवरी के बाद में प्रभावी हुए। तो यहां भी मोस्ट कौन कौन से आर्टिकल। और एक चीज मैं और बता दूं कि देखो अपनी जो संविधान सभा थी, वो संविधान सभा 2 तरह के काम कर रही थी। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो वो 2 तरह के काम कर रही थी। एक संसद के रूप में कार्य करती थी, जो सामान्य कामकाज होता है संसद का, विधायी कार्य होता है। तो उस समय चुनाव तो हुए नहीं थे, आप सबको पता है, चुनाव 51-52 में हुए थे। तो उससे पहले संविधान सभा संसद के रूप में भी काम करती थी और संविधान निर्माण के रूप में भी काम करती थी। 26 जनवरी 1950 तक, 26 नवंबर 1950 तक तो दोनों काम कर रही थी। लेकिन 26 नवंबर 1950 के बाद की बात करूं तो वो क्या है, संविधान का निर्माण हो गया था, संविधान सभा का काम खत्म हो गया, तो उसके बाद में वो संसद के रूप में कार्य करती रही 1951 तक। तो 2 प्रकार के काम थे इसके पास और दोनों की बैठकें अलग अलग होती थी। वही संविधान सभा जब संसद के रूप में बैठती थी तो उसका अध्यक्ष अलग होता था, और जब संविधान सभा के रूप में बैठती थी तब अध्यक्ष अलग होता था, कामकाज अलग होता था। जब संसद के रूप में बैठती थी तो उसका अध्यक्ष था जीवी मावलंकर, याद रखना, जीवी मावलंकर, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। और जब संविधान सभा के रूप में बैठती थी तो आपको पता है राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार संविधान सभा के 2 काम थे। और 26 नवंबर को कौन कौन से आर्टिकल लागू हुए, 15 जो आर्टिकल है वो लागू हुए। 15 महिलाएं थी, 26 एससी के सदस्य थे और 33 एसटी के सदस्य संविधान सभा में थे। कुछ चीजें मैंने बताई आपको, अब ध्यान से देखना। संविधान सभा के निर्माण और आम कानूनों को लागू करना, देखो 2 चीजें थी, मैंने अभी बताया आपको। संविधान सभा के 2 काम थे, एक आम कानून को लागू करना अर्थात संसद के रूप में काम करना, और एक संविधान का निर्माण करना, तो संविधान सभा के रूप में कार्य करना। लेकिन इन दोनों कामों के अलावा भी कुछ काम उन्होंने इसके अलावा भी किए, तो उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। देखो कुछ काम किए, याद रखना, डेटें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। पहली मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किसने किया, संविधान सभा ने किया। मई 1949 में संविधान सभा ने कहा कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बने। राष्ट्रमंडल का मतलब जो ब्रिटेन की अगुवाई में जिन जिन राष्ट्रों पर ब्रिटेन ने अधिकार किया था, आज भी राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, तो ब्रिटेन के आधिपत्य वाले क्षेत्र, तो उसमें भारत आजाद होने के बाद में भी कहा कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य रहेंगे। तो उस समय परमिशन की आवश्यकता थी, तो परमिशन मई 1949 में परमिशन ये किसने दी, संविधान सभा ने दी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात हम कर लेते हैं, इसके अलावा क्या किया। 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रख लेना, डेट याद रख लेना, ध्यान से डेट याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है डेट।
तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज है उसको अंगीकार किया गया, अपनाया गया। और यह काम भी किसने किया? संविधान सभा कह दो चाहे संसद कह दो उस समय की, तो उसने किया। अगली मैं बात करूं तो अगले 24 जनवरी को राष्ट्रगीत अपनाया गया, क्योंकि 26 जनवरी आने वाला था तो उसमें राष्ट्रगीत बोलना था, तो 2 दिन पहले किया राष्ट्रगीत तो बनाओ, तो राष्ट्रगीत बनाया गया, राष्ट्रगीत अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। याद रख लेना, ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज बना लिया, क्योंकि राष्ट्रध्वज की आवश्यकता कहां थी? वो संसद में पैरने के लिए थी। तो उस समय 22 जुलाई 1947 को बना दिया गया। भाई 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रध्वज लहराना था, 15 अगस्त 1947, तो ये डेट फिक्स हो गई थी पहले ही कि आप भारत देश आजाद हो रहा है, तो उसमें राष्ट्रध्वज फहराना था, तो राष्ट्रध्वज को अपनाना 22 जुलाई 1947 को ही हो गया। भाई अगस्त में 15 अगस्त आपको याद नहीं हो रहा है, तो 15 अगस्त 1947 को तो देश आजाद हुआ था, तो उससे पहले ही 22-23 दिन पहले ही क्लियर हो गया था भाई आजाद होने वाला है, तो इसलिए राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को, और उसको स्वीकार करने का काम उस समय थी संविधान सभा, तो उसने स्वीकार कर लिया इसको। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को, अब भाई साहब राष्ट्रध्वज तो बन गया, लेकिन 26 जनवरी आने वाला है, तो फिर 2 दिन पहले राष्ट्रगीत को अपनाया गया। इसके बाद में 24 जनवरी को ही क्या अपनाया? राष्ट्रगान को अपनाया गया। इसके अलावा 24 जनवरी को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। तो तीनों काम 24 जनवरी को हुए, बाकी 22 जुलाई 1947 को क्या हो गया था? राष्ट्रध्वज को अपनाया। ये सारे के सारे काम है, चाहे राष्ट्रमंडल की बात को, राष्ट्रध्वज की, राष्ट्रगीत की, राष्ट्रगान की और राष्ट्रपति की, तो ये सारी चीजें किसने स्वीकार की? संविधान सभा के दो या उस समय की जो संसद थी, दोनों प्रकार का काम था उसके पास, चाहे संसद की बात करो चाहे संविधान सभा की बात करो, तो इन दोनों को, ये दोनों संस्थाओं ने ही ये चीजें एक्सेप्ट की थी। तो विधायी कार्य भी हो रहा था, संविधान निर्माण भी हो रहा था, और कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो रहा था जिनको संविधान सभा ने स्वीकार किया। ये तो थी संविधान सभा की कुछ मोटी मोटी बातें। अब देखो कुछ और बातें करते हैं। मैंने कहा था कि संविधान सभा का कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे। अब इतने डेट तो याद नहीं होगी, लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए कि संविधान सभा के सत्र कितने हुए? 11। पहला सत्र आपको याद रख लेना चाहिए, आप सबको पता है। पहला सत्र हुआ था स्टार्ट 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था, पहली बैठक हुई थी उसकी। तो यह जो सत्र है वो 23 दिसंबर 1946 तक चला। कब तक चला? 23 दिसंबर 1946 तक चला। इसके बाद में दूसरा सत्र आया, इसके बाद में तीसरा सत्र आया, इसके बाद में चौथा सत्र आया, और लास्ट में 11वां जो सत्र है वो 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच चला। तो इतना ज्यादा याद नहीं रखना है अपने को, लेकिन अपने को यह पता होना चाहिए कि सत्र कितने हुए? 11 सत्र हुए। पहला सत्र रख लो और लास्टवां सत्र तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो देखो 14 से 26 नवंबर और 9 से 23 दिसंबर, ये दोनों सत्र आपको याद रहने चाहिए। और टोटल सत्रों की बात करूं तो सत्र कितने हैं? 11 सत्रों का आयोजन इसमें किया गया। अब देखते हैं फटाफट, ये आपको पूरा रट्टा नहीं मारना है। लक्ष्मीकांत में बहुत सारी डिटेल्स आपको दे रखी है, तो उतनी डिटेल अपने को नहीं रखनी है, लेकिन इतना आपको मोटा मोटा आपको आना चाहिए कि जैसे ये चीज आपको आनी चाहिए और ये चीज तो आपको आनी चाहिए, प्लस टोटल कितने थे? 11। कुछ मैंने इसमें इजी वे में समझाने की कोशिश की है कि भाई आपको एम लक्ष्मीकांत की पूरी बुक्स यहां से काम चल जाएगा अपना। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब देखो ये जरूर महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में विभिन्न कामों के लिए अलग अलग समितियों का निर्माण किया गया था। संविधान सभा की कुछ बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी, जैसे 9 बड़ी समितियां, 13 छोटी समितियां, बहुत सारी समितियों का जिक्र था। जिसमें से सवाल निकल कर आते कि कौन सी बड़ी समितियां, कौन सी छोटी समितियां, तो उनमें से कुछ मैं नाम बताता हूं, और उसके लिए अलग से इसको यदि इसको है ना, इसको मैं कह रहा हूं रट्टा मार लेना, और इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, रट्टा मार लेना आप, लेकिन भूलना मत, इंपॉर्टेंट है ये। और इसके लिए सारी समितियों के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि मोटे मोटे समितियां कौन सी थी। देखो, प्रक्रिया विषयक नियमों से संबंधित समिति, प्रक्रिया मतलब आप अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, तो उसमें प्रक्रिया कैसे चलेगी, क्या काम होगा, तो उसमें अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, संचालन करना भी राजेंद्र प्रसाद के काम था, वित्त और स्टाफ का भी राजेंद्र प्रसाद के काम था। पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्ण अय्यर, ये पत्राचार से संबंधित विभाग को संभालते थे। आवास समिति पटाभी सीतारामैया थे। तो कहने का मतलब ये समितियां थी। इन समितियों को एक बार एक टेबल बना के आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार अलग अलग समितियां, छोटी छोटी समितियों का जिक्र हम देख लेते हैं। तो इसलिए उस वीडियो को जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपको चाहे कुछ भी करना पड़े,
अपने को रट्टा मारना पड़े तो मारना पड़े, तो कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और कहीं कोई वीडियो मिल भी जाए आपको शॉर्ट ट्रिक का, तो भाई साहब उस पर मत घुसना, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 2 बार 3 बार 4 बार आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। सारी 20 समितियां हैं, वो 20-22 समितियां हैं, वो आपको मौखिक आनी चाहिए। तो उसको वीडियो को जरूर देख लेना, आपके फायदेमंद रहेगा। इसमें આપણે अलग से चर्चा नहीं करेंगे। तो देखो कुछ भी समितियां, देखो यहां तक है, प्रारूप समिति तक बहुत बड़ी बड़ी समितियां, प्रारूप समिति तक अलग अलग समितियां हैं और उसके अलग अलग अध्यक्ष हैं। जैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित 2 बार सवाल आया हुआ था, जब मैंने एग्जाम दिया था 2 बार। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, मैं मोटे मोटे बात कर लूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित संघीय संविधान समिति, ये भी आया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू। और राज्यों की समिति है, संघीय शक्तियों से संबंधित, संघ का मतलब केंद्र से, तो उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकारों से उप समिति, देखो यहां 2 चीजें आ रही, मौलिक अधिकार से समिति वल्लभ भाई पटेल, उप समिति JB कृपलानी। तो इस प्रकार एक एक चीज को आप डीपली है नोट्स डाल लो और उसमें से आप याद करने की कोशिश करना। और उस वीडियो को जो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लेना। मैं बात कर रहा था, देखो सबसे मोस्ट जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति, जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, पूरा प्रारूप तैयार किया था कि यार ऐसा ऐसा संविधान बनना चाहिए। तो सबसे मैं कहूं कि अभी आपको पता होगा कि जो कई बार पूछा जाता है संविधान निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसी का है, तो कहते हैं भीमराव अम्बेडकर का है। तो भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा क्या कर दिया कि भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता के रूप में एक पहचान मिली? ऐसा क्या काम कर दिया भीमराव अम्बेडकर? तो उसका एक ही वजह थी कि वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और इसी प्रारूप समिति ने सारा जो संविधान था उसका एक प्रारूप तैयार किया था, लेकिन स्वीकार संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा में उसकी चर्चाएं हुई थी, जो प्रारूप उन्होंने तैयार किया था उसमें चेंजेज भी हुए थे। तो कहने का मतलब है इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, और इनके सदस्यों को आपको याद रखना। तो देखो प्रारूप समिति की मैं बात कर लूंगा तो प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, तो ध्यान से देखना आप। प्रारूप समिति की बात करूं तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, ये आपको याद है। दूसरी में बात करूं तो इसके दूसरे सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगार, याद रख लेना अलग अलग। कई बार सवाल आता है निम्न में से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो वहां आपको याद रखना है तीसरा सदस्य था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आपने वो फिल्म देखी होगी धमाल, तो वो अय्यर एक ड्राइविंग करता है और उसके पीछे बैठे रहते हैं, तो वो बोलता है, आपको देखी होगी। तो ऐसे ही याद रखना, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा डॉक्टर KM मुंशी। पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, कौन सा मुस्लिम था, असम से था, इसके बारे में डिटेल मिलेगी आपको। छठे थे N माधवराव, इसने BL मित्र की जगह ली, जो पहले BL मित्र थे उसकी जगह बाद में किसको बढ़ाया गया, माधवराव। तो कुछ समय के लिए ये भी रहे और कुछ समय के लिए ये भी रहे। इसके अलावा TT कृष्णाचारी बने, जो DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, पहले ये सदस्य थे और इनकी मृत्यु के बाद में TT कृष्णाचारी। तो ये सारे 6 सदस्य प्लस अध्यक्ष 7 सदस्य थे, और ये 2 नाम भी आपको याद रखने, तो 9 के नाम याद रखने प्रारूप समिति, लेकिन ये सदस्य 7 ही थे। इनकी जगह ये ट्रांसफर होके आए थे, N माधवन राय और TT कृष्णाचारी का दूसरी जगह खेतान की जगह और BL मित्र की जगह ये आए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रहेगी आपको, एक बार पढ़ने पर तो, नहीं तो 2 बार तो पढ़ने पर याद रह जाएगी। अब जो बात करने वाला हूं, अब मैं बात कर रहा हूं कि आप सबको पता है कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे, फिर पाकिस्तान का विभाजन हो गया, सदस्य कम हो गए और अंत में आते आते जब बैठकें स्टार्ट हुई 299 सदस्य रहे। तो 299 सदस्य जो रहे वो किस प्रकार थे, तो देखो 31 दिसंबर की स्थिति में, 31 दिसंबर को M लक्ष्मीकांत ने टेबल बना रखी है। 31 दिसंबर 1947 को अंतिम रूप से भारत का जो संविधान सभा थे उसके सदस्यों की क्या स्थिति थी। तो मैं देखो बात बताऊं, 229 तो थे स्टेट से और 70 थे राज्यों से। अभी मैंने बात किया ये मनोनीत थे, ये निर्वाचित थे, ये मनोनीत थे। अभी मैंने पहले बात की, तो कौन कौन से राज्यों से कितने कितने सदस्य थे, तो देखो ये 12 की डिटेल दे रखी है। 12 में से ये 3 तो थे केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग।
और एक था बलूचिस्तान जो कि विभाजन के समय पाकिस्तान में चला गया। यदि पाकिस्तान के विभाजन से पहले की बात करें तो 4 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय, जहां उप गवर्नर बैठते थे। ठीक है, तो एक दिल्ली अब बच गया, एक अजमेर मारवाड़ और एक कुर्ग, ये 3 क्षेत्र भारत में बच गए और तीनों को एक एक की सदस्यता दी गई। तो ये याद रह जाएगा आपको। इसके अलावा जो 9 अलग अलग राज्य थे उनमें सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें थी वो थी संयुक्त प्रांत की। कितने? 55, 5 दोनों को संयुक्त कर दिया गया तो संयुक्त प्रांत की सीटें हो गई। संयुक्त प्रांत में 55, मद्रास में 49 सीटें, बंबई में 21, पश्चिम बंगाल में 19 सीटें, पूर्वी पंजाब में 12 सीटें, बिहार में 36 सीटें, मध्य प्रांत और बरार में 17 सीटें, असम में 9 सीटें और उड़ीसा में 9 सीटें। ये थी भाई, इतना तो अपने का छोटा सा दिमाग, छोटा सा बच्चे का दिमाग, तो इतना तो अपने को याद रखना नहीं है, लेकिन इतनी बात रखनी है। एक तो 3 ये केंद्र शासित प्रदेशों की बात रखनी है अपने को, एक सबसे ज्यादा प्रांत संयुक्त प्रांत में थी, और एक आपको यदि याद रखनी है तो बिहार की रख लो और बाकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा 70 जो सीटें थी, इनको टोटल किया जाए तो कितनी सीटें आएगी? 229 सीटें आई। अब बाकी जो 70 सीटें थी वो अलग अलग देसी रियासतों से थी, और उनमें से भी देसी रियासतों में से भी बात करें तो सबसे ज्यादा जो सीटें थी वो मैसूर रियासत के पास थी। मैसूर रियासत की मैं बात करूं तो मैसूर रियासत के पास, देखो मैं अभी बता देता हूं, मैसूर के पास 7 सीटें आवंटित की गई थी। सबसे ज्यादा सीटों की बात करी जाए तो बाकी को 1-1-2-2 1-1-2-2 ऐसे सीटें दी गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें मैसूर राज्य को दी गई। कितनी दी गई? 7 सीटें। तो इतने से काम अपना चल जाएगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट जो चीज है, जहां से एम लक्ष्मीकांत में शायद इतना डिटेल से नहीं दे रखा होगा, लेकिन मैंने कलेक्ट किया है, यहां आपको याद रखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। वो चीज क्या है? देखो, भारत के संविधान के स्रोत जो है भारत का संविधान, कोई ये तो है नहीं कि सारी संविधान सभा ने कुछ नया ही चीज बना दी हो। उन्होंने क्या किया संविधान सभा ने कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। एक कहावत है ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो उन्होंने कुछ चीजें, अच्छी चीजें अमेरिका से ले ली, कुछ चीजें फ्रांस से ले ली, कुछ चीजें जर्मनी से ले ली, कुछ रूस ले ली, और फिर बना लिया अपना संविधान। जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो शामिल कर ली। इसलिए भारत का संविधान बहुत बढ़िया संविधान माना जाता है, क्योंकि सारी चीजें, कमियां छोड़ दो आप, तो बुरी बुरी चीजें छोड़ दी गई, अच्छी अच्छी चीजें कलेक्ट कर ली और एक संविधान, प्यारा सा सुंदर सा संविधान बना। तो कहां से क्या क्या ली, ये इंपॉर्टेंट है। 50 बार सवाल आया हुआ कि किस संविधान से लिया गया। करते हैं बात भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे ज्यादा जो चीजें एक्सेप्ट की गई है, जो संविधान का इतना बड़ा पोर्शन है, बड़ी सी किताब बनती है, तो उसमें से सबसे ज्यादा यदि कोई कहीं शामिल किया गया है, कोई चीजों शामिल किया गया है, तो वो 1935 के अधिनियम है। पहली बात, अभी 1935 के मोटे मोट क्या क्या लिया गया है, 1935 के अधिनियम से क्या क्या लिया गया है? तो पहली बात है राज्यपाल का कार्यालय। ये कहां से? 1935 के संघीय तंत्र, फेडरल जो सिस्टम है वो यहां से लिया गया है। न्यायपालिका स्ट्रक्चर यहां से लिया गया है, जो 1935 का अधिनियम मैंने पढ़ाया था उसमें जिक्र आया था। लोक सेवा आयोग, इसका जिक्र भी 1935 में आया। ठीक है, 70% हिस्सा ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान का 70% हिस्सा कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये इसको आपको याद नहीं रखना है, इसको तो आपको अलग से आप वीडियो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम उसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। उस समय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, न्यायपालिका का जिक्र किया गया था, राज्यपाल के बारे में भी जिक्र किया गया था, संघीय तंत्र के बारे में जिक्र किया है। लेकिन यहां से ज्यादा सवाल नहीं आते, सवाल आते हैं यहां से। अब देखो बात करते हैं ब्रिटिश संविधान। अब भाई ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया? तो ब्रिटेन के संविधान से देखो, ब्रिटेन के संविधान से लिया संसदीय शासन प्रणाली। एक एक चीज को याद रखना, जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है वो कहां से ली गई? ब्रिटेन से। दूसरी बात, विधि का शासन। देखो भारत में आता है विधि का शासन है, तो विधि का शासन ये शब्द कहां से काम में लिया गया? ब्रिटेन के शासन। कानून का राज है भारत में, किसी के बाप का राज नहीं है, कानून का राज है, संविधान का राज है, कानून के अनुसार चलेगा सारा सिस्टम। तो ये विधि का शासन कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। विधायी प्रक्रिया, कोई भी विधेयक बनता है तो उसकी जो प्रोसेस होती है कि प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा, लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये वगैरह वगैरह सारी जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और एकल नागरिकता कहां से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से।
मंत्रिमंडल की प्रणाली, मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल में कैसे कैसे पोर्टफोलियो दिया जाता है, प्रधानमंत्री होता है, उसके अधीन मंत्री होते हैं, 74 ये जो आर्टिकल है। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से। परमाधिकार लेख, परमादेश है ये, परमादेश लेख जो है आर्टिकल 32 में मैं पढ़ाऊंगा आपको, विभिन्न प्रकार की रिट होती है। तो परमादेश जो लेख है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगली बात करें, संसदीय विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया, ये भी कहां से ले गए? एक आप याद रख लो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये याद रख लो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, ये सारे के सारे कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। अगली बात करते हैं, एकल नागरिकता और विधि का शासन, मैंने बता ही दिया एकल नागरिकता और विधि का शासन है, ये भी कहां से लिया गया? दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। बात कर लेते हैं आगे, नाम मात्र की कार्यपालिका, ये भी कहां से देखो दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका, एक नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका जो वास्तव में काम करती है, और एक नाम मात्र जिसका नाम चलता है। देखो कई जगह नाम चलता है, हो सकता है आपके दादाजी का नाम चलता हो लेकिन काम पिताजी करते हो। तो ऐसे कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, जैसे भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल, और नाम मात्र की राष्ट्रपति, सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं लेकिन काम वास्तव में तो प्रधानमंत्री करता है। तो नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का ये भी ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में भी ऐसे ही रानी है एलिजाबेथ, वो उनके पास पावर नहीं है, काम प्रधानमंत्री करते हैं और नाम उसके अनुसार होता है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का जिक्र भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 जो है, विधि के समक्ष समानता की जो बात है वो भी किससे संविधान से की गई है? ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष, देखो मूल अधिकारों में पहला अधिकार विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14, ये कहां? ब्रिटेन के संविधान से। अगली बात है, लोकसभा और विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का आप समझ सकते हो कि भाई साहब ये आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हम तो डूबे सनम आपको भी ले डूबे। कहने का मतलब ये है कि यदि एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो भाई साहब सब पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। ये क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व की बात है। अब देखो ये तो सारी चीजें ली गई ब्रिटेन से, मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। तो लोकसभा और इसकी बात आई। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई? तो देखना, अमेरिका के संविधान से पहली चीज ली गई मूल अधिकार। अमेरिका अधिकार की बात करता है, मूल अधिकारों की। तो मौलिक अधिकारों की बात जो है वो अमेरिका ने की। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, भाई जजों को कुछ नहीं कह सकते, जजों को हटाना मुश्किल है, जजों का वेतन कम नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता की बात है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो दो चीजें। तीसरी बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। जो रिव्यू का मतलब न्यायिक पुनरावलोकन में हम डिटेल से अपने संविधान को पढ़ेंगे तो अब समझाऊंगा कि किस प्रकार जो संसद के बने हुए कानून है उनको न्यायपालिका देखती है कि संविधान के अनुसार है या नहीं, तो है तो पास, नहीं है तो कैंसिल। ये होता है न्यायिक पुनरावलोकन। और ये कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। लिखित संविधान की बात, अब ब्रिटेन में तो लिखित है नहीं, अलिखित संविधान है, तो यहां लिखित संविधान किससे लिया गया? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद है, ये कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, अमेरिका में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, भारत में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, 2/3 सदस्य का बहुमत, ये वगैरह पढ़ेंगे। तो ये राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है, वो भी कहां से ली गई? अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय का जो संगठन और शक्तियां हैं वो भी कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। तो यहां राष्ट्रपति पर महाभियोग, मूल अधिकार, कुछ चीजें याद आपको याद रखनी है। संविधान की सर्वोच्चता और संघात्मक शासन प्रणाली, अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली, कुछ अंतर जरूर है लेकिन भारत में भी संघात्मक शासन प्रणाली है। संविधान सर्वोच्च है, कोई ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर संविधान। संविधान की सर्वोच्चता की बात कौन करता है? अमेरिका का संविधान और भारत का संविधान। तो भारत का संविधान ने कहां से लिया इसको? अमेरिका के संविधान से लिया। अगली बात करते हैं वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 की बात करेगा। वो 360 कहां से आया? कई बार अमेरिका में होता है कि राष्ट्रपति को पैसे नहीं देती संसद, देती नहीं, दिलाई नहीं देती, और यदि वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाए तो भी वहां खर्चा वो बंद हो जाता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये चीजें कहां से ली गई? अमेरिका के संविधान में, भारत से आई। विधि का समान संरक्षण, देखो दो चीजें, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण।
यदि विधि का समान संरक्षण की बात करूं तो ये अमेरिका से, और विधि के समक्ष समानता की बात करूं तो ब्रिटेन से। अंतर मैं बताऊंगा जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तब हम डिटेल समझेंगे। तो देखो, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से और विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ये चीजें तो थी सारी अमेरिका के संविधान से। तो दो तीन चीजें याद रखना, मूल अधिकार याद रख लेना, राष्ट्रपति पर महाभियोग याद रख लेना, वित्तीय आपातकाल आपको याद रखना है, और विधि का समान संरक्षण आपको याद रखना है। पूछा जाए आपसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारत के संविधान में किस संविधान से एक्सेप्ट की गई। देखो, एक चीज अपना है, बचपन से पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व कौन से संविधान से लिए गई? आयरलैंड। 5वीं का बच्चा बता देगा, 8वीं का बच्चा बता देगा, वो ही बड़े बच्चे बताते, लेकिन इनमें से अपने को याद रखना। अगली बात कर लेते हैं आयरलैंड के संविधान से, जिसकी हम बात कर रहे थे आयरलैंड के। तो पहली चीज आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये तो सब बच्चे प्राथमिक में पूछो तो आपको भी बच्चा बता देगा नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। दूसरी बात करते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, तो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है वो आयरलैंड के संविधान से की गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा, यहां मोस्ट आता है, जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य जो साहित्य, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों का मनोनयन होता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। वो कहां से चीज ली गई? इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड से दो नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो मनोनीत करती है राज्यसभा में, उनकी बात आयरलैंड का संविधान करता है। अब बात करते हैं भाई कनाडा के संविधान की। कनाडा के संविधान की बात करें तो यह केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, जो फेडरल सिस्टम भारत का है, उसमें यह बात है कि केंद्र शक्तिशाली रहेगा। राज्य और केंद्र दोनों को शक्तियां दी गई है, लेकिन केंद्र शक्तिशाली रहेगा। यह बात कहां से ली गई है? कनाडा। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में नहीं है। तो देखो, शक्तियां संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का काम केंद्र करेगा, और ये कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान में। कनाडा में भी अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र। केंद्र के पास फेडरेशन के साथ स्थान पर यूनियन शब्द। भारत में देखो फेडरेशन शब्द नहीं आया, भारत में यूनियन शब्द आया, मतलब राज्यों का एक संघ है, एकक है, राज्यों का एक एकक है। तो ये राज्यों का एकक या यूनियन शब्द कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अगली बात करें केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। देखो, बात है कनाडा में केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, और केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक कारण यह भी है राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करता है। तो राज्यपालों की नियुक्ति का मामला भी केंद्र के पास है। तो यह भी कहां से लिया गया है? कनाडा। तो कनाडा से मोटे मोट देखा जाए तो मोटा मोट दो बात है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, कनाडा से लिया गया। संघीय व्यवस्था यहां से ली गई, केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। फेडरेशन के शब्द की जगह यूनियन शब्द लिया गया, और साथ में राज्यपालों की नियुक्ति है वो कनाडा से लिया गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है 143। तो उच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया। तो ये तो बात हुई कनाडा की। अब कुछ और बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से कुछ छोटी छोटी चीजें। समवर्ती सूची, देखो अवशिष्ट सूची की बात आई, कनाडा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये जो मूल अधिकार है, ये व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 में जिसका हम जिक्र पढ़ेंगे। तो ये तीन चीजें कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया की। समवर्ती सूची याद रख लेना, मोस्ट है। समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में निहित भाषा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, जिसमें भाषा जो और भावनाएं जो प्रस्तावना में काम में ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र और राज्य के संबंध, शक्तियों का विभाजन, ये केंद्रीय विषय है, ये राज्य विषय है, ये विभाजन कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। बहुत मोस्ट है, कहीं नहीं मिलने वाली ये चीजें, आपको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना इनको, और इनमें से ही सवाल यदि कहीं आता है तो मोस्ट होता है इनमें से, तो आपको याद होना चाहिए। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात की जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अब जर्मनी का वाइमर गणतंत्र या वाइमर संविधान की बात करें तो वाइमर संविधान की बात करें तो आपातकाल, जर्मनी हमेशा युद्ध लड़ता रहा है, चाहे प्रथम विश्व युद्ध में भी बीच में घुसा हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार है तो बीच में, तो भाई जर्मनी से तो आपातकाल के संबंध में राष्ट्रपति के मूल
अधिकारों का स्थगन, अर्थात आपातकाल में राष्ट्रपति लोगों के मूल अधिकारों का स्थगन कर सकता है। ये पावर कहां से आया? जर्मनी से। ये बात कहां से आई? जर्मनी में। ठीक है, तो आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान जर्मनी से लिया गया। थोड़ी सी सोवियत संघ की भी बात कर लेते, सोवियत रूस जो पूर्व सोवियत संघ था उसकी बात कर लेते। तो मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य है उसकी बात सोवियत संघ से ली गई है। प्रस्तावना में न्याय, देखो न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, क्योंकि वहां समाजवाद का बात था, तो समाजवादी बात थी, तो समाजवाद में बराबर होता है। तो न्याय की बात, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे संविधान में जोड़ा गया, प्रस्तावना में जोड़ा गया, वो कहां से लिया गया? भारत के संविधान में, सोवियत संघ के संविधान से। और मूल कर्तव्य, अगली बात कर लेते हैं थोड़ी सी लास्ट, जो जापान का संविधान है। जापान के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कि कोई भी कानून बनेगा, वो कानून बनाने की एक निश्चित प्रक्रिया होगी और उसी के अनुसार कोई कानून बनेगा, तो ये इसको बोलते हैं जापान का संविधान से ये चीज ली गई है। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान में गणतंत्रात्मक शब्द काम में लिया गया है, वो फ्रांस से लिया गया। दूसरी प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। फ्रांस की क्रांति के 3 नारे थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, और ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, वो कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो किस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा, यह भी कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, संविधान से लिया गया। तो ये चीजें थी, लास्ट में जो वीडियो के लास्ट में था वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को लिखना, आप 2 बार वीडियो को देख लेना और पक्का आपको याद रखना। संविधान सभा की समितियां हैं वो याद रखनी है। इसके अलावा ज्यादा मोटा मोटा आपको एक दूसरा बात, संविधान सभा के जो काम है अलावा, जो कानून और उसके अलावा ये काम, 3 चीजें आपको याद रख लेनी। बाकी इनमें से ज्यादातर आज तक सवाल आए नहीं है, तो अभी भी आगे भी संभावना नहीं है आने की, लेकिन ये चीजें याद रख लेना। और मैंने और बताई जो मोस्ट, वो चीजें आप जरूर याद रख लेना। तो आशा है थोड़ा सा वीडियो में तथ्य ज्यादा थे, लेकिन आशा है इंपॉर्टेंट है, और जहां तथ्य ज्यादा है वो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, आपको मजबूरी है आपकी। लेकिन मैंने मोस्ट बता दिया। कोशिश है कि आपके सारा का सारा मैटर आपके आ जाए और आपकी एक कॉपी नोटबुक बन जाए जिसमें आपका कंप्लीट नॉलेज हो। एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ अब हम प्रवेश कर रहे हैं संविधान सभा के बाद में संविधान में। तो आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे, 395 तक हम पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से कोशिश करूंगा कि एक आर्टिकल आपको समझ में आए। तो एक नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। लेकिन जो नए हैं, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है, वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर ले। आपका सहयोग और आपका प्यार यूं ही मिलता रहेगा। एक नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।